साथियों, आप सभी का वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ भारत के संविधान में अधिकार और कर्तव्य। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। हमने सभी मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करी। आज हम इन मौलिक अधिकारों के मूल्यांकन करेंगे और उसमें देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के बारे में क्या आलोचना, प्रति आलोचना, समालोचना की गई है। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन इतने विस्तार से किया गया है कि जितना किसी अन्य संविधान में नहीं हुआ है। फिर भी हम देखें तो इन अधिकारों की कई आधारों पर आलोचना भी की गई है। सबसे पहले अगर हम आलोचना की बात करें तो काम का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए लेकिन काम का अधिकार नहीं दिया गया है। हर ऐसे व्यक्ति को जो काम कर सकता है, काम मिलना चाहिए। जैसे नागरिकों को बुढ़ापे, बीमारी, शारीरिक अयोग्यता की स्थिति में राज्य से आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। भारतीय नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त नहीं है। नागरिकों को बुढ़ापे, बीमारी और शारीरिक अयोग्यता की स्थिति में जो राज्य से आर्थिक सहायता मिलती है, वह राज्य अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत उसे उपलब्ध कराता है, लेकिन अलग से हमें कोई काम का अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान वकीलों का स्वर्ग बन गया है। विद्यार्थियों, इसमें ये बताया गया है कि संविधान वकीलों का स्वर्ग किस प्रकार से बन गया है। अधिकारों के अध्याय में कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए हैं, प्रयोग किया गया है जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। जैसे संविधान में बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि सार्वजनिक हित के लिए अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सार्वजनिक हित किसे कहेंगे, उचित प्रतिबंध किसे कहेंगे। इनको परिभाषित करना बहुत ही अस्पष्ट है। हर एक वकील, हर एक व्यक्ति जो है अपने आधार पर सार्वजनिक हित और उचित प्रतिबंध डिफाइन करता है। इन शब्दों का कोई उचित निश्चित मानदंड नहीं है। फलस्वरूप मुकदमेबाजी बढ़ी है और संविधान वकीलों का स्वर्ग बन गया है। आगे देखें तो संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, दूसरे हाथ से उन्हें छीन लेता है। आलोचकों का कहना है विद्यार्थियों की अधिकारों के साथ ढेर सारे प्रतिबंध जुड़े हुए हैं, अर्थात अधिकार हमें एक हाथ से दिए गए हैं, दूसरे हाथ में बहुत सारी लिमिटेशंस इस प्रकार से लगा दी गई है कि हम उस अधिकार का भरपूर प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। अर्थात भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता के बजाय राज्य की सत्ता पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है विद्यार्थियों। और राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा किए जाने पर मौलिक अधिकार जैसे भाषण, सभा, सम्मेलन की स्वतंत्रता को बिल्कुल स्थगित कर दिया गया है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रतिरक्षा सेना से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर सकती है और इस शक्ति के तहत संसद ने कई अधिनियम बनाए हैं, जैसे कि थल सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम। इस प्रकार के अधिनियमों की व्यवस्था की है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं विद्यार्थियों की आलोचना में कुछ सच्चाई तो अवश्य है, परंतु मौलिक अधिकारों की आलोचना करते समय हमें और भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात आती है, अधिकार कभी पूर्ण या असीम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्तियों को अधिकार पूर्ण रूप से मिल जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति अधिकारों का पूर्ण उपभोग करने लगेगा तो दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन निश्चित रूप से होगा ही होगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। लोगों को मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती विद्यार्थियों। जैसे कि विचार और भाषण की स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबंध लगाना बहुत ही आवश्यक है जिससे कोई भी मनुष्य दूसरों की मानहानि नहीं कर सके और सार्वजनिक शांति और राज्य की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सके। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, संकट काल में मौलिक अधिकारों का स्थगन भी बहुत जरूरी हो जाता है। यदि देश में संकट काल की स्थिति होती है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया ही जाएगा। तीसरी बात इसमें बताई गई है कि अधिकारों की रक्षा संविधान या न्यायालय इतनी नहीं कर सकते जितनी कि उस देश की लोकतांत्रिक परंपराएं कर सकती हैं। मतलब अधिकारों की रक्षा संविधान कौन करेगा? देश की लोकतांत्रिक परंपराएं जो है, उनकी जो व्यवहार है लोकतंत्र के अंतर्गत, जनता जो है उस प्रकार से उनका संरक्षण कर सकती है जितना कि न्यायालय नहीं कर सकता। मतलब न्यायालय कम करेगा जबकि लोग जो है आपस में इनका संरक्षण ज्यादा कर सकते हैं। यदि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और जब वह जागरूक होगा तभी जाकर के वह अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों, हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य जिसे हम अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं देश के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, वो भी हमें
उसको भी हमें परिपूर्ण करना होगा। संविधान के अंतर्गत अधिकार ही नहीं, हमें मौलिक कर्तव्यों का भी उसी प्रकार से उपभोग करना होगा, उसी प्रकार से हमें पालन करना होगा, जिस प्रकार से हम मौलिक अधिकारों की आशा करते हैं। तो विद्यार्थियों, गांधी जी ने कहा था, अधिकार का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। वास्तव में देखा जाए तो हर अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं। हम चूंकि समाज के सदस्य हैं, इसलिए हमारे केवल अधिकार ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। किसी को भी असामाजिक तरीके से काम करने का अधिकार नहीं है, मतलब असामाजिक ऐसे तरीके से जब जो समाज के विरुद्ध हो, ऐसे कार्य करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। संविधान में कर्तव्यों का समावेश इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है बच्चों, कि विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा बना रहे, है ना, प्रेम बना रहे, बंधुता बनी रहे और नागरिकों में देशभक्ति की भावना बनी रहे। नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है विद्यार्थियों की देश के प्राकृतिक साधनों की रक्षा करे और भारत की मिली-जुली संस्कृति की रक्षा भी करे। 1976 में पहले भारतीय संविधान में नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं था। फरवरी 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति के सुझावों के द्वारा दिसंबर 1976 में 42वां 42 अमेंडमेंट हुआ और 42 अमेंडमेंट के एक व्यापक संशोधन था ये संविधान के अंतर्गत। और अन्य बहुत सी बातों के अलावा उसका इसलिए भी महत्व है कि उसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसे हमने 51A के साथ रखा। इस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के बहुत से मौलिक कर्तव्य हैं। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद एक 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन 86 2002 में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला आता है नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान की धाराओं का पालन करें, है ना, संविधान का पालन करें, संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन करें, संविधान के आदर्शों को उचित सम्मान दें तथा राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करें, मतलब उसको रेस्पेक्ट दें। नागरिकों का कर्तव्य है कि उन आदर्शों को अपनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमें प्रेरणा दिया करते थे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का एक परम पवित्र कर्तव्य है। नागरिकों का कर्तव्य विद्यार्थियों के देश की रक्षा के लिए तैयार रहें तथा जब कभी उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए ललकारा जाए तो वे देश की सेवा से मुंह नहीं मोड़ें। इसके बाद विद्यार्थियों, देश में धार्मिक, भाषाई और प्रादेशिक भेदभाव मौजूद है और विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे उन प्रथाओं का बहिष्कार करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। देश की मिलीजुली संस्कृति का और गौरव को बनाए रखना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुसार नागरिकों को का कर्तव्य है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पदार्थों, जंगलात, झील, नदी, जंगली जीव, इन सभी की रक्षा करें। नागरिकों को सभी जीवधारियों के प्रति दया भाव भी रखना जरूरी है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। उनका दृष्टिकोण साइंटिफिक होना चाहिए, परंपरा और रीति रिवाज पर नहीं होना चाहिए और मानववाद और सुधार की भावना का विकास भी उनके अंतर्गत होना चाहिए, उनके प्रति भी उनकी ड्यूटी से होनी चाहिए। नवा कर्तव्य आता है, नागरिकों का दायित्व है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है, नागरिकों का यह कर्तव्य कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, मतलब एक्सीलेंस की तरफ जाएं और यदि वे ऐसा करते हैं तो देश निरंतर ऊंचा उठता जाएगा और लगातार नई उपलब्धियां भी हासिल हो जाएंगी। और विद्यार्थियों, 11वां कर्तव्य जो संविधान संशोधन अधिनियम 86 के अंतर्गत जोड़ा गया, यह संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था। इसमें यह जोड़ा गया कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। मतलब 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है और इस अधिकार को कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया है कि जो संरक्षक है, जो उसका कर्तव्यधर्ता है, माता पिता है, वो उन्हें ये 6 से 14 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा देना उनकी ड्यूटी बताई गई है। यह कर्तव्य अधिकार तो है ही हमारा, साथ में इसे कर्तव्य के साथ इसे जोड़ दिया गया है। यह राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी आता है और कर्तव्यों के साथ जोड़ करके हमारी ड्यूटीज के अंतर्गत इसे रख दिया गया है। अब विद्यार्थियों, बात आती है कर्तव्यों के मूल्यांकन की। विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं कि समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं उनके बदले हमें कुछ ऋण तो चुकाने ही पड़ते हैं। ये ऋण ही हमारे कर्तव्य होते हैं। हेराल्ड जे लॉस्की है, वो कहता है कि जब तक कि
जब तक कि मैं बदले में समाज को कुछ न दूँ, तब तक मुझे समाज से कोई सुख-सुविधा हासिल करने का अधिकार नहीं है। मतलब जब तक मैं समाज के प्रति कुछ नहीं करूँ या कुछ करूँ तब भी मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा नहीं। कर्तव्य हर व्यक्ति के लिए पवित्र और माननीय है। वे दलगत राजनीति से परे होता है। दलगत राजनीति यानी दल आधारित राजनीति से बिल्कुल दूर है, परंतु जिस रूप में कर्तव्य हमारे संविधान में रखे गए हैं, उससे को कई विद्वान संतुष्ट नहीं है। संविधान के इस भाग में बहुत सी आलोचना भी की गई है। पहली बात इसमें बताई गई है कि कुछ कर्तव्य सर्वथा अस्पष्ट हैं। आलोचक कहते हैं विद्यार्थियों की संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो, परंतु कर्तव्य वाले भाग में कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए हैं जिसका मनमाना अर्थ लगाया जा सकता है। जैसे मिली-जुली संस्कृति। अब मिली-जुली संस्कृति का क्या अभिप्राय है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार की भावना, मानववाद आदि ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है। इसी प्रकार यह भी एक विवाद का विषय बन गया है विद्यार्थियों कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे कौन-कौन से आदर्श और लक्ष्य थे। इन बातों के कारण मौलिक कर्तव्यों का मौलिक कर्तव्यों का जो अर्थ है वो बहुत ही सीमित हो गया है, उसका महत्व भी बहुत सीमित हो गया है। इसके बाद दूसरी आलोचना आती है, कुछ कर्तव्यों को मात्र दोहराया गया है। कौन से कर्तव्य हैं ऐसे? देखिए कई ऐसे कर्तव्य हैं विद्यार्थियों जिन्हें मात्र दोहराया गया है, जैसे कि तीसरा कर्तव्य कहता है कि नागरिकों को भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। लगभग वही बात चौथे कर्तव्य के अंतर्गत इन शब्दों में रखी गई है कि नागरिकों को देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। छठे कर्तव्य में भी मिली-जुली संस्कृति की बात कही गई है। लगभग वही बातें पांचवें कर्तव्य में भी बताई गई हैं, क्योंकि मिली-जुली संस्कृति का यही अर्थ है कि भारत में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें ये बताया गया है कि एक ही कर्तव्य को, एक ही बात को विभिन्न कर्तव्यों में बार-बार दोहराना कहाँ तक सार्थक है। इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। कई कर्तव्य पहले से ही विद्यमान थे। कई ऐसे कर्तव्य हैं विद्यार्थी जो 42 संविधान संशोधन से पहले ही हमारे कर्तव्य समझे जाते थे, जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज को उचित सम्मान देना, कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है जो 1976 से पहले बाध्यकारी नहीं रहा हो। इसी प्रकार से आलोचक कहते हैं कि भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना कोई नया कर्तव्य नहीं है। जल प्रदूषण से निपटने के लिए एक अधिनियम 1974 में भी बन गया था। इस अधिनियम के अनुसार जहरीले पदार्थ और प्रदूषित वस्तुओं को नदी, कुओं या जल स्रोतों में फेंकना एक अपराध है। सार्वजनिक संपत्ति का विनाश करने पर लोगों को दंडित किया ही जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से कर्तव्य हैं जो 42 संविधान संशोधन से पहले भी हमारे सामने थे और इनको वापस से इन कर्तव्यों के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो आलोचकों का कहना है कि ये कहाँ तक सार्थक है। चौथी आलोचना ये आती है कि कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों के लिए दंड निर्धारित नहीं किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने यह सुझाव दिया था कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड नहीं दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, विद्यार्थियों के कई ऐसे कर्तव्य हैं जो पहले से ही बाध्यकारी रहे हैं। शेष कर्तव्यों का स्वरूप कुछ ऐसा है कि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया ही नहीं जा सकता। जैसे कि देश में कितने ऐसे कर्तव्य हैं जिनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। जीवों के प्रति दया का भाव रखना। जीवों के प्रति दया का भाव का क्या अर्थ है? भेड़, बकरी, मछली और अन्य जीवों को मानव का आहार माना जाए अथवा नहीं। यदि सभी कर्तव्यों को कानूनी तौर पर लागू कर दिया जाए तो संभवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके विरुद्ध न्यायालय में तरह-तरह की शिकायतें न लाई जा सकें। संविधान के अनुच्छेद 51A को यदि बाध्यकारी बना दिया गया तो उसमें बहुत संशोधन करने ही होंगे, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति में इन कर्तव्यों को किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। इन सब के बाद भी विद्यार्थियों आज भी मौलिक कर्तव्यों का उतना ही महत्व है जितना कि प्रारंभ में था। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद पहुंचाते हैं। विद्यार्थियों आज भी मौलिक अधिकारों की प्रासंगिकता उसी प्रकार से बनी हुई है। मौलिक अधिकारों की प्रासंगिकता के लिए विद्यार्थियों जब तक हम मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हम मौलिक कर्तव्यों के प्रति हमेशा उदासीन बने रहेंगे। वर्ष 2016 में दायर की गई एक जनहित याचिका में ये तथ्य सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों और सांसदों सहित देश के लगभग 99.9% नागरिक संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं और उसका सबसे मुख्य कारण ये रहा
कि इस संबंध में उनको किसी भी प्रकार की जानकारी है ही नहीं। विद्यार्थियों वर्तमान समय में भारत की प्रगति के लिए मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की आवश्यकता पर जोर देना अनिवार्य हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है विद्यार्थियों की कई घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि हम देश में भाईचारे की, बंधुता की भावना को कायम रखने में असमर्थ हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है विद्यार्थियों की जब तक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रयोग के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे, तब तक हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ को मजबूत नहीं कर पाएँगे। अंततः विद्यार्थियों मैं यही कहना चाहूँगी कि गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद भी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक है। एक लोकतंत्र को तब तक जीवंत नहीं कहा जाएगा जब तक उसके नागरिक शासन में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाते हैं, सार्वजनिक सर्वोत्तम हित के लिए जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अतः संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को समाप्त करना बिल्कुल भी भारतीय हित में नहीं है और नहीं और आवश्यकता इस बात की है कि इसके विभिन्न पहलुओं में सुधार पर चर्चा की जाए और आवश्यक विकल्पों की खोज की जाए। इसके साथ ही जैसे इसमें बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 51 ए को यदि बाध्यकारी बनाया गया तो उसमें बहुत सारे संशोधन करने होंगे, उसमें बहुत सारे सुधार करना होगा। इसकी ओर हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए, तभी जाकर के ये मौलिक कर्तव्य हमारे लिए इन मौलिक कर्तव्यों के प्रति हम अधिक जागरूक हो पाएँगे और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण, अधिक ज़िम्मेदारीपूर्ण हम कार्य कर पाएँगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, ये अवैध योग्य क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, इन सभी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।